हेलो। हेलो। वो दिख रहा है? बढ़िया। ध्यान से देखो यार। छोड़ो। क्या कह रहे हो कि जब हमने पूरी 11th पढ़ी ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? अगर मोटा मोटा हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। नौवीं में भी पहले यही पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। उसके बाद उसी के ऊपर एफ इज वर्क डन पढ़ा, वगैरह 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 सब पढ़ा। इस पूरे के अंदर जो हमने पढ़ा वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सिर्फ मास था। ठीक है। इसका मतलब पूरी 11th जो हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ मैकेनिक्स होती है, और उस मैकेनिक्स किसके ऊपर बेस होती है? मास के ऊपर। क्या ये बात समझ में आती है? अब हम कह रहे हैं कि जब हमारा अब जो 12th आएगा, इसमें ज्यादातर चीज सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर बेस होगी। मतलब तुम पूरा आधा साल जो तुम पढ़ोगे ना, वो सिर्फ चार्ज के ऊपर पढ़ोगे। और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले चार पहले 7 चैप्टर ही हुए। सब में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सब में सिर्फ किसकी बात होगी? चार्ज की और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की। तो व्हाट वी विल से इज दिस इज बेसिकली चार्ज। तो जैसे पूरी 11th तुमने मास के ऊपर पढ़ी है, अब पूरी जो 12th है वो किसके ऊपर पढ़ोगे? कहीं ना कहीं चार्ज के ऊपर, और कुछ नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, चार्ज होता क्या है? ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है एक किसी भी पार्टिकल की, जो बेसिकली उसके साथ अटैच रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसके पास चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। याद रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये जो चार्ज है उसके साथ अटैच्ड है। हमें नहीं पता कि ये 1.6 ही क्यों है, 1.5 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, 1.0.1 क्यों नहीं है, हमें ना पता। हमने बस मेजर किया 1 2 3, जैसे हमने स्केलिंग में रहते हैं, उससे मुझे पता लग गया कि ये चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक्चुअल में 1.632 है, लेकिन तुम अपने लेवल पे 1.6 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? अब कोई चार्ज है तो हमने कैसे बताया? तो हमने कहा कि भाई द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, या दोनों में से एक ही। दोनों हो तो बढ़िया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी बढ़िया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो तो भी बढ़िया। तीनों में से कुछ भी हो, अगर उस पर कोई फोर्स लगता है पर्टिकुलर, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? चार्ज। इससे बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? कि द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। नहीं, बस कौन सा? इलेक्ट्रिक और, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज मीजर किस में होता है? तो हम कहते हैं कूलाम्स में, COULOMBS, कूलाम्स में मीजर होता है। इसे कैपिटल C लिखते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो उसके पास क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लैरिटी? तो एक चार्ज समझ में आ गया। अच्छा, ये शीट में भेज दूंगा तुम्हें, तो घर जाके पूरा लिख के मुझे दिखाना है अगली क्लास में। ठीक है। अभी तो ईज आउट कर सकते हो, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स, मतलब एक रफ कॉपी ले आना साथ के साथ, ताकि उसमें तुम बैठ के न्यूमेरिकल जब मैं दूं तो सॉल्व करा करो, और घर जाके फिर उसको फेयर आउट किया करो। ठीक है। इससे रिवीजन भी हो जाएगी तुम लोगों की इसी बहाने, और तुम्हारे पास एक कुछ डाउट डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये ध्यान रखनी है। किसका चार्ज है ये? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है? केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। प्रोटॉन का कितना होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हेलो। हेलो। आ गई क्या आप दीदी? हाँ कोई नहीं, कल दोपहर में ही कर देंगे, जब 3 बजे के आसपास ना चाहे आ जाए, मैं सीधा ले आऊंगा उनको। ज्यादा ठीक रहेगा। कुछ काम था?
तो हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी, ये हो गया। फिर प्रोटॉन का चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस, बाकी सबसे। ठीक है, अब चार्ज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है, वेक्टर क्या है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। क्लैरिटी है। कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स, फोर्स, और कोई, डायरेक्शन, और कोई क्वांटिटी बता, फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये सब वेक्टर है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कहा, जब हमने कहा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 2 + 2 हमेशा 4 होगा। 2 + 2 हमेशा, वेक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है। जब जैसे वेक्टर में हम क्या करते हैं, 3 और 4 करते हैं, तो 5 भी होता था, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ दें तो बीच में वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना एंगल है। लेकिन जब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूँ तो 3 + 4 हमेशा क्या होगा, 7, स्टैंडर्ड है, कोई डाउट। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें एक चीज जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री में तुम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहता है कि सेंटर में क्या होगा आपका, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्या करेगा, घूमेगा। ये सब चीजें आएंगी अभी अगले वाले चैप्टर, आने वाले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन बेसिक आइडिया तुम लोगों को होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये भूल क्यों बन रहा है, कहाँ बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो क्या कह रहे हैं वो। हाँ, तो बेसिक आइडिया क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर हो गया और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, बाहर। अच्छा, बेसिक सी चीजें एक ही बार में समझाऊंगा, उसको ऐसे समझना। न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब अब मैं ऑन करूं स्विच, इतने में क्या न्यूक्लियस टूट जाएगा, नहीं। क्या बात समझ में आ रही है, तो जितना भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं हो रहा, किसकी वजह से होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो सब किसकी वजह से हो रहा है, ये बेसिक चीज ध्यान में रहनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। कभी कभार पढ़ाई पढ़ाते हुए हम कह देते हैं कि अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन की जगह एक पॉजिट्रॉन भी होता है, वो बाहर होता है, वो सब होता है। लेकिन तुम्हारे लिए बेसिक बेसिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो सब उसकी वजह से हो रहा है। कोई डाउट यहाँ तक, क्लैरिटी एकदम। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो कितने टाइप के, 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने बिजली की खोज करी तो बिजली की खोज पहले कर दी थी, तो हमने मान लिया था कि प्रोटॉन की वजह से बिजली होती है। लेकिन बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन उसको हमने बदला नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम क्या कह रहे हैं, अब एक ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, यही जो मैंने चीज बताई, जैसे भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा, शुरुआत में दोनों क्या है, न्यूट्रल। मैंने कुछ किया जिसकी वजह से एक के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसके पास प्रोटॉन आ गए, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, उसके पास, गलत, पॉजिटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, उससे इलेक्ट्रॉन चले गए। नेगेटिव, जैसे मान लो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहती है, तो जब वो नेगेटिविटी हटेगी तो क्या आ जाएगा अपने आप, पॉजिटिविटी। ये लॉजिक, यही बात समझ में, पक्का क्लैरिटी है। अब यही चीज किसी के पास इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यही बात समझ में, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव इसलिए नहीं आ रहा कि इसके पास प्रोटॉन आ गए, नहीं, नहीं, ये बात समझ में, कोई डाउट। तो इसमें पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, और उसके पास इलेक्ट्रॉन क्यों, नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। कोई डाउट। अच्छा, अब हमने क्या कहा, इसी से जो प्रॉपर्टी आती है, यहां तक क्लैरिटी है पहली चीज तो, ओके। अब ध्यान से सुनना, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, कैन बी चार्ज बाय डिफरेंट मेथड। अच्छा यार, इसमें और भी आना चाहिए, अभी ऐसे कैसे, और देखते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें चार्ज समझ में आया, इसमें और चीज आनी चाहिए थी, रुको एक मिनट, इसको डुप्लीकेट करो, इसको हटाओ, ध्यान सुनना। क्या कह रहे हैं हम,
तो मैंने क्या कहा कि Q जो होता है वो किसके बराबर, तो मैंने कहा कि कुछ भी चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो सिर्फ किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। नहीं, यही बस प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आखिर में जाके आएगा जब हमारे पास ये अपना रेडियो एक्टिविटी वगैरह के थोड़ा बहुत जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बहुत है, न्यूक्लियस जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर आता है थोड़ा बहुत, नहीं तो उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन का कोई चार्ज मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि चार्ज किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दिए भी जा सकते हैं और इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आता है, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन एक्चुअली जो वर्ड है वो क्वांटा से बना है। क्वांटा क्या होता है, क्वांटा पैकेट, एक पैकेट। तो कहने का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है कि जितना भी टोटल चार्ज होगा वो एक छोटा सा पैकेट किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब मिला दोगे तो टोटल चार्ज बनता है। कोई डाउट? अब इससे समझ में क्या आता है कि भाई क्योंकि सब चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दी, 1 रुपए के भी हटा दिए और सारे बड़े नोट भी हटा दिए, सिर्फ 10 रुपए का रखा है, तो मतलब अब या तो 10 रुपए होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे, 25 होने पॉसिबल नहीं। ये लॉजिक है, पक्का क्लैरिटी है? तो पता कैसे लगेगा, तो भाई सीधा सीधा ये कि जैसे 25 रुपए कह दिए तो तुम 25 को क्या करोगे, 10 से कर दोगे डिवाइड, 25/10 कितना आया, 2.5 नोट तो होता नहीं है। नहीं, यही बात समझ में क्लैरिटी है? यही लॉजिक यहाँ लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हें टोटल चार्ज दे रखा हो उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, जो भी n की वैल्यू आएगी तुम उसे चेक करो, अगर वो n की वैल्यू डेसिमल में है तो वो पॉसिबल, और अगर रेगुलर नंबर है तो वो पॉसिबल। कोई डाउट? जैसे मैंने क्या कहा कि टोटल चार्ज है मान लो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻20, मैंने कहा ये पॉसिबल है या नहीं है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले बस सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे n लिखो, n को q अपॉन e कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 ये तो टोटल चार्ज हो गया, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 से 1.6 गया, क्या बचा 10⁻⁻19, 20 और -19, तो 10⁻⁻20 प्लस 19 कितना आया, 10⁻⁻1, मतलब क्या हो गया 0.1, क्या 0.112 है, नहीं है, मतलब ये चार्ज पॉसिबल। कोई डाउट? इसी तरीके से दूसरा देखो, जैसे किसी ने कहा कि टोटल चार्ज हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और पूछा ये पॉसिबल है या नहीं है, तो वापस से लॉजिक वही, टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 से 19 गया, 16 दूनी 32, तो n कितना आ गया, नहीं यही बस पक्का। कोई भी डाउट है इसमें? इसी का एक और पार्ट देखो, जैसे मैंने क्या कहा, मान लो तीसरा पार्ट, क्या लें क्या लें क्या लें, Q इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 10⁻⁻19, और कोई पूछे बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, कितना है 5000, हमने कहा देख लेते हैं वापस से, n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E, Q कितना 5000 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19, 5000 डिवाइड बाय 1.6, पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो और लग गया, नीचे क्या रह गया 16, मतलब 50,000 डिवाइड बाय 16। कोई डाउट? अच्छा किससे कर दे, 2 से 8 आ गया, ये कितना आ गया 25,000, 8 का टेबल लेते हैं, 8 3 जा 24, 10 आएगा, 10 से करोगे तो 1 आएगा, 20 लोगे दुनिया आएगा 5 आएगा, 3125। क्या एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, मतलब पॉसिबल है, मतलब अगर मैं 5000 की जगह 500 लेता तो पॉसिबल नहीं होता, 5000 पे पॉसिबल है। अब 5000 पे पॉसिबल है तो 50,000 पे भी पॉसिबल है, नहीं बस में कोई डाउट? इसी में साथ साथ एक सवाल आ सकता है, जनरली वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तुम 12वीं में आ गए तो अच्छे सवाल ही आएंगे, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने चार्ज में, एक कूलम चार्ज, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू ई, Q कितना 1 कूलम, किसके बराबर, n इंटू नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n किसके बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n किसके बराबर आ गया 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6, नहीं यही बात समझ में,
सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे कितना है। चलो सॉल्व करो। क्या कह रहा हूं मैं कि अब मैथ्स अच्छी करनी है, ये चीजें सब अच्छी करनी है, तो क्या याद रखना पड़ेगा? स्क्वायर्स याद करने हैं 2 से 50 तक के। कैसे? कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, आगे 49, आगे 64, फिर 81, फिर 100। ये एक लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी कितनी आएगी? 121, फिर 144, फिर 169, 69, फिर 96, फिर 225, 225, फिर 256, 256, फिर 17, 281 या 289, 289, 7 7 जो 49 होता है। फिर आएगा 18, 324, फिर आएगा 19, 361, फिर आएगा 400, फिर कितना? ये मैं लिखा के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे आता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को नहीं आता तो मैं बोल रहा हूँ। 441, फिर 484, फिर 529, फिर 576, फिर 625, 676, 17, 729, 28, 784, ये बहुत कम यूज होता है। फिर 29, 861 आई थिंक, 30, 841, फिर 900। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कहाँ तक याद होना चाहिए? 50 तक पूरे याद होने चाहिए, कोई नानुपुर नहीं है उसमें। ठीक है, इसमें दूसरा टेबल, और ये लिखियो, दीवार पे चिपका दियो, और डेली वो उठ के पढ़ना है, तुम्हें और कुछ ना करना है। याद नहीं करवाने मुझे, लेकिन डेली उठ के तुम्हें पढ़ने हैं, वो अपने आप याद होते हैं। 50 तक हो गए ये वाले। ऐसी क्यूब याद करने हैं, क्यूब 10 तक याद कर लो। तो 1 आएगा, 8 आएगा, फिर 3 का 27 आएगा, 27 आएगा, 4 का 64 आएगा, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 343, 8 का 512, 512, 9 का 9 का 729, 729, फिर और 10 का 1000। कम से कम ये याद, कम से कम ये याद होना चाहिए। ये 12 तक हो गई ना, 12 का ठीक है, 11 का क्या? 11 का 1331 और 1728, ये क्यूब हो गए। समझ में आ रही है? छोटा भाई बहन हो तो उसको भी ये पूरा याद करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद होने चाहिए। प्लस टेबल, टेबल 20 तक आइडिया कम से कम हो, जल्दी जल्दी निकाल लेगा। ठीक है, उसको भी क्योंकि 12 तक बच्चों को याद होती है, तो 13, 14, 15, 16, 17 की भैया टेबल लिख के रखो। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 16 का टेबल यूज किया था। तुम लोग क्या करते? पहले 2 से काटते, फिर 2 से काटते, फिर 2 से काटते। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग चलना चाहिए, जब चलेगा तभी बात बनेगी, जल्दी जल्दी काम तभी होगा। क्योंकि अब भाई सीबीएसई भी ना ऑब्जेक्टिव लेवल पे आ गई है। सीबीएसई भी चाह रही है कि भाई आप लोगों का अपग्रेडेशन हो। तो हमारे सिर्फ थ्योरी 20 मार्क्स की होती है ना, तो तुम पास हो जाते हैं आराम से। मतलब जो बच्चे जनरली रहते हैं, इस बार बहुत टफ आया पेपर। और जनरली थ्योरी 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 हम करते रहते थे, इस बार ना ही थ्योरी थ्योरी दिखाया था मैंने इसको भी। ठीक है, 20 मार्क्स की थ्योरी आई थी, बाकी सब न्यूमेरिकल था। 20 मार्क्स की भी मोटा मोटा था, फिर थोड़ा बहुत था। मतलब सिर्फ 20 का था मोटा मोटा, 80 में से 20, 60 बाकी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। वो आता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बस समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना। कोई डाउट यहाँ तक भाई? क्लैरिटी है एकदम? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया 6.25, अभी याद होना चाहिए भाई। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 कूलम चार्ज होगा तो 62 हो जाएगा। ऐसा, इस नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जनरली कोई भी चीज लिखते हो तो जैसे अब इसने बोला क्या था, जैसे अपना प्रत्यक्ष ने क्या बोला, 62.5 इंटू 10 की पावर 17 बोली थी इसने। ठीक है बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहते, इसको कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक नंबर उसके बाद डेसिमल, फिर चाहे जो भी हो, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना। इसमें कोई भी डाउट हो पहले मुझे बता। क्लैरिटी एकदम पक्का? ओके। अब हम कहते हैं कि देख, जनरली हमें ये पता है कि न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और उसके आसपास कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा भाई चार्ज कैसे होती है चीजें? तो 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के। ठीक है, बहुत बेसिक सा जो हम बचपन में करते थे, वही अपने स्केल लिया, रगड़ा बालों पे, और फिर वो उठाते थे पेपर्स को, वो सब कर रखा है। तो उसमें क्या हुआ, मतलब रगड़ने से चार्ज आता है, इसका मतलब फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? अब फ्रिक्शन में ये जो सिल्क और वुड का है ना, ये याद रखना, ये 2 एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, याद रखना। क्योंकि कभी कभार इसके ऊपर भी पूछा जाता है, कभी कभार, बहुत चांसेस कम रहते हैं लेकिन स्टिल पूछा जाता है।
तो हम क्या कह रहे हैं, अगर मैंने सिल्क को लकड़ी के साथ रगड़ा तो लकड़ी पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और सिल्क पर आ जाता है, मतलब सिल्क से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, वुड पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैंने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, कपड़ा सेम है, सिल्क है, पहले वुड थी और ये अब क्या है, ग्लास रॉड, अब सिल्क के ऊपर नेगेटिव आया था, मतलब गेन कौन करता है, सिल्क करता है, और रॉड के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई भी डाउट, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो मेथड होता है दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कि भैया इसके पास चार्ज था, जैसे किसी को करंट लग रहा है भाई साहब, तो हम क्या करते हैं, छूने से डरते हैं, क्यों, क्योंकि हम में भी आ जाएगा। ये सीधा सीधा कंडक्शन है, तो कंडक्शन में टच होता है, कोई डाउट? इसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज, तो कंडक्शन समझ में आ गया। अब कंडक्शन में क्या होगा, जैसे मान लें इसके पास 5 कूलम चार्ज है, इसके पास कुछ नहीं है, और दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तुम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि नहीं रेडियस का भी मतलब होता है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं दो बॉडीज आइडेंटिकली सेम है। जब आइडेंटिकली सेम है तो इसके पास 5 कूलम है और इसके पास मान लो -3 कूलम है, और इनको मैंने छुआ दिया, तो अब क्या होगा, इनका नेट नेट चार्ज जो होगा वो बराबर हो जाएगा। अब इन पे नेट चार्ज है कितना, तो 5 और -3 कितना है, 2। तो इसके मतलब छुआने के बाद चार्ज कितना रह जाएगा दोनों पर, एक एक के। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं, इसमें कोई भी डाउट, पक्का क्लैरिटी है? अब आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है उस, अब इंडक्शन में हमें क्या समझ में आना चाहिए कि मान लो हमारे पास एक रॉड है, रॉड पे कुछ भी चार्ज ले सकते हो, अभी मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, और मैंने एक दो स्फीयर ले लिया ऐसे जुड़े हुए, दोनों मस्त शानदार जुड़े हुए और ऐसे जमीन से लगे हुए, कोई डाउट? और जमीन से मतलब वो है इंसुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि मतलब जमीन से लगे, मतलब हवा में लटकाने तो कैसे पड़ेंगे, तो बीच में हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आया, पास लेके, टच नहीं किया, बस पास लेके आया। अब हमें क्या पता है बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट है? तो सिमिलर चार्ज क्योंकि रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव जब यहाँ पे है तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं यहाँ दूर भाग जाएगा इससे, क्योंकि इससे दूर जा नहीं सकता, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे कि अरे 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 मेरे दोस्त आ गए, नहीं बस तो एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा और दूसरी तरफ। अब हमने क्या किया, हमने बहुत चतुराई से इसको अलग कर दिया। जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो हमने बहुत ही चतुराई दिखाई और हमने इसको अलग कर दिया। जैसे ही इसको अलग किया, अब ध्यान से देखो भाई, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, हाँ के ना भाई, एक पे नेगेटिव रह गया और एक पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव अपने आप को एडजस्ट करता है, और एक तरीके से बोले तो जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। उस एडजस्टमेंट की वजह से ये चार्ज सारे सारे रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहेंगे एक तरीके से, अगर थोड़ा भारी वर्ड इस्तेमाल करें तो, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सारे के सारे चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सरफेस पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखो दोनों चार्ज हो गए लेकिन कहीं भी कोई टच, इसे कहते हैं इंडक्शन। नहीं, यही बात समझ में? वापस से कैसे कैसे हो सकता है, 3 तरीके। एक क्या हो गया, रगड़ना, फ्रिक्शन, जो हमने स्केल से बात करी। दूसरा क्या हुआ, टच करना, टच करना, और इंडक्शन में नो टचिंग, नो टचिंग, ओनली सीइंग, ओनली सीइंग। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, पक्का क्लैरिटी है? अब इसके ऊपर सवाल देखो। अब ये एनसीईआरटी है, किस सवाल मतलब एनसीईआरटी पेपर में, सैंपल पेपर में देखो सवाल आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, a positive charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere is there। जस्ट हमने क्या कहा, एक अनकंडक्टिंग स्फीयर है, अभी अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अनचार्ज मतलब क्या होगा, हर एक वर्ड का मतलब है देखो, सोचो, एन अनचार्ज, अनचार्ज मतलब जिसमें कोई चार्ज, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो मैं बाद में बताऊंगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसलिए अभी हो सकता है थोड़ा बहुत तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन मान लो कि अभी इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है। स्फीयर ले लिया तो स्फीयर ले लिया, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें पूरे सॉलिड ले लो, कोई टेंशन नहीं। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया, कहां पर, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड, यहाँ पर। नहीं बस पक्का? अब वो कह रहा है कि इस चार्ज के रखने की वजह से नेट चार्ज स्फीयर पे कितना होगा। तो पहले सोचो, जब इस पे भाई यहाँ पे स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज रख दिया पॉजिटिव, तो इस स्फीयर के जो नेगेटिव चार्ज होंगे क्या वो यहीं आ जाएंगे इसके पास, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, इधर। इसमें एक चीज और समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
जब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो खुद न्यूक्लियस उठ के वहां चला जाता है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर, वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ इस तरफ इस तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं कहीं ना कहीं, कि पहले वो किसी और न्यूक्लियस पे थे, फिर किसी और पे आ गए, फिर किसी और पे आ गए, तो एक तरीके से यहाँ वाले जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ रह जाता है इलेक्ट्रॉन्स में। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस उठ के वहां जा रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन उठ के वहां जा रहा है, नहीं, ये बात समझ, क्लैरिटी है क्या कह रहा हूँ? तो एक तरीके से इस साइड क्या रहेंगे सारे पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड क्या आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, क्यू चार्ज इधर। अब सोच के देखो, ये एक स्फीयर है, दो स्फीयर है, एक क्या हमने कुछ तोड़ा, तो इसका नेट चार्ज क्या रहेगा? जीरो। नहीं बस खत्म, यही पूछा, आंसर ठीक। नहीं बस अभी सैंपल पेपर में आया था 2022, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला उसमें ही पूछा। क्लैरिटी है, बात समझ में आ रही है? ये इसी तरह से रिलेटेड है। दूसरा देखो क्या बोला गया, ये भी अगेन सीबीएसई कौन से ईयर में, 2019, ठीक है, एग्जाम आइडिया में फॉलो कर रहा हूँ, उसमें सारे सवाल दे रखे हैं, ठीक है। क्या किया हमने, दो मेटालिक स्फीयर लिए ए और बी, कंडक्टिंग स्टैंड लिया, वही पॉजिटिव ले लिया, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये और बी है। अब उसने क्या कहा, P is brought near the sphere A as shown in the figure, the two spheres are separated from each other, the rod P is removed, what will be the nature? अब A और B पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, अब रुक जा तू बता, नेगेटिव आया, किस पे, ए और B पर और बी में उधर से पॉजिटिव। पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो ए पर क्या आएगा, बी पर क्या आएगा, तो बस करना कुछ नहीं था, आंसर लिखना था। आंसर में क्या करना था, एक भाई मोटा मोटा थोड़ा अगर गोल बना दोगे, भाई डीवी लेके जाना, प्रकार लेके जाना, बना दिया ए, बना दिया बी, ए पर क्या लिख दोगे नेगेटिव, बी पर क्या लिख दोगे खत्म। नहीं बस सर, थोड़ा और अच्छे से बनाना हो तो फिर क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बनाया था अभी, कि दोनों को भाई जोड़ के दिखा दिया, जब ये पॉजिटिव पास में गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, और फिर अलग कर दिया, फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तुमने पीछे दिखाया था। नहीं यही बस सर, कोई भी डाउट, पक्का क्लैरिटी है? अगला देखो 10वां, ये कब आया है देखो, उसी पेपर में 2019 के अंदर ही दो पेपर हुए होंगे या दो सेट हुए होंगे, दो दूसरे सेट में आया था ये। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं वो, अगेन सेम लॉजिक, एक नेगेटिव चार्ज का रॉड लिया, उसको मैंने ब्लॉक पे रखा, स्फीयर के पास लेके गया, लेकिन अब स्फीयर को ग्राउंड कर रखा। अब ये ग्राउंडिंग एक्चुअली में क्या है, अब इसका कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर में ज्यादा यूज आता है इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, लेकिन बिल्कुल बेसिक से सोचो तो मतलब ग्राउंड ऐसी चीज है जिसको तुम जो दोगे वो चुपचाप ले लेता है। तुम उसे पॉजिटिव चार्ज दोगे वो क्या दे दे, उनका कोई नेगेटिव क्या ले दे। उसका मेन मुद्दा वैसे होता है कि उसका पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन अभी तुम्हें इस बात पे ज्यादा टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। तुम बस ये देखो कि जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो यहाँ पर इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नहीं बस वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, ग्राउंड से। नहीं आया, दोबारा रीजन करिए।